वेरी वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आ, आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड के ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 3.4 के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि हम लोगों ने इसके पहले के एक्सरसाइज में काफी कुछ सीखा था। दो त्रिभुजों को हम समरूप कैसे करते हैं ये आपको पूरा मैंने बताया था, सर्वांगसम कैसे करते हैं। और पिछले लेक्चर में तो हम लोगों ने प्रमेयों के बारे में पढ़ा था, 4 प्रमेय मैंने सिखाए थे। ठीक है बच्चों, आज हम लोग उसके आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो प्रश्न संग्रह 3.4 है, उसके 5वें सवाल की तरफ से, क्योंकि इसके पहले के सारे सवाल मैंने करा दिए हैं। तो बच्चों प्लीज एकदम अटेंशन लगाए रहिएगा, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, यदि आप पिछले जो भी पढ़ाए गए प्रश्न संग्रह के सवाल थे, अगर उनको आपने प्रैक्टिस की होगी अच्छी तरह से, तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत ही सिंपल है बच्चों। तो प्रश्न संग्रह 3.4 का 5वां सवाल है बच्चों। देखिए, 5वां सवाल क्या है कि सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। मैं रिपीट करता हूं क्वेश्चन बच्चों, सिद्ध करो कि समबाहु त्रिभुज के सभी कोण न्यून कोण होते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज हमें सिद्ध क्या करना है, हमें दिया क्या है, ये दिया हुआ है यहाँ पे प्रश्न में। हमें दिया ये है बच्चों की जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की जानकारी आपको हमने पिछले लेक्चरों में बताई है। फिर भी मैं बता देता हूँ कि समबाहु त्रिभुज आप अच्छी तरह से जानते हैं कि वो त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है कि हर त्रिभुज में 3 अंतःकोण भी होते हैं, और वो तीनों कोण न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण मतलब 90 अंश से कम होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमें सिद्ध करना है बच्चों। तो ये स्टेटमेंट ऐसे जैसे लिखा हुआ है, ये बुक में भी ऐसे ही लिखा हुआ, और ऐसे ही एग्जाम में भी लिखा रहेगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम लोग बच्चों चित्र बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज की रचना करते हैं अपने हिसाब से। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए, इस तरह से मैंने एक समबाहु त्रिभुज की रचना कर दी, और इसका नाम भी लिख देता हूं मैं, त्रिभुज एबीसी। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। करेक्ट है, तो ये चित्र बना दिया। अच्छा, ये हमें सिद्ध करना है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दत्त। ओके, जैसा मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोग को बताया था कि जब हमें सिद्ध करना रहता है और सीधा सिंपल खाली एक स्टेटमेंट दिया हो, ओके, डायग्राम भी नहीं दिया हो, तो हमें दत्त लिखनी पड़ती है। दत्त के बाद में अगला स्टेप हमें सिद्ध क्या करना है, जिसे हम लोग साध्य कहते हैं। उसके बाद में अगर रचना की आवश्यकता है तो रचना भी लिखेंगे, और फिर उसके बाद में मुख्य पार्ट जो आता है वो उपपत्ति। तो यहाँ पे देखिए स्टेटमेंट दिया था, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। ओके, कि दिया गया जो त्रिभुज है वो समबाहु त्रिभुज है, मैंने समबाहु त्रिभुज की रचना कर दी, और इसके तीनों भुजाओं को सर्वांगसम करके मैंने यहाँ पे चिन्हांकित भी किया है। अब दत्त में क्या लिखेंगे बच्चों की त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज है, इस तरह से मैंने लिखा। ओके, और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों, साध्य, कि जो ये समबाहु त्रिभुज है इसके जो कोण है, तीनों कोण, जैसे कोण ए है, फिर कोण बी है, और कोण सी, ये न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण अर्थात आपको पता है कि 90 अंश से कम होने चाहिए। तो चित्र बनाया बच्चों, दत्त लिखा मैंने, और ये साध्य है। इसके बाद में आता है मुख्य पाठ उपपत्ति। यहाँ पे हमें किसी प्रकार के कोई रचना की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, आप लोग बराबर ध्यान रखिएगा। अब देखिए बच्चों, हम लोग हमेशा कोई भी उपपत्ति जो होती है उसको हम लोग हमेशा दत्त से शुरू करते हैं। तो हमें दत्त क्या दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी समबाहु त्रिभुज है। ओके, समबाहु त्रिभुज है, और ये दिया गया है बच्चों। उपपत्ति में आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टेटमेंट के लिए रीजन होना आवश्यक है। तो पहला स्टेटमेंट मैंने क्या लिखा बच्चों, जो हमें दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है।
दूसरा स्टेटमेंट देखिए बच्चों, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भुजा AB, भुजा AB सर्वांगसम है या बराबर है, ओके, भुजा AC के। देखिए त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और इस त्रिभुज के तीनों भुजाएं सर्वांगसम है, मतलब समान है। तो मैंने लिखा भुजा AB बराबर है या सर्वांगसम है AC के, और ये कारण आप लिख सकते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु ओके त्रिभुज की भुजाएं, ये हमने कारण लिख दिया। अब देखिए बच्चों, इस त्रिभुज एबीसी में भुजा AB सर्वांगसम है AC के, तो आपको ये भी मालूम है कि सर्वांगसम भुजाओं के जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। जैसे भुजा AB सर्वांगसम है भुजा AC के, तो AC का सम्मुख कोण है B और भुजा AB का सम्मुख कोण है C, तो ये दोनों भी सर्वांगसम होंगे। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा वही रहेगा बच्चों कि कोण ABC, ये वाला कोण, ये कोण सर्वांगसम हो गया इसके, ओके। तो कोण ABC सर्वांगसम है कोण ACB के। कारण क्या लिखेंगे बच्चों? सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, ओके। क्योंकि जब दो भुजाएं सर्वांगसम होती है तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी सर्वांगसम होते हैं। तो ये हमने तीसरे स्टेटमेंट में लिखा। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल, मैंने स्टार्ट क्या किया कि त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है, और जब समबाहु त्रिभुज है तो भुजा AB सर्वांगसम होगा AC के, हमने ये लिखा, और रीजन भी लिख दिया कि समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, और जब दो भुजा सर्वांगसम होती है तो उनके सामने के कोण भी सर्वांगसम होते हैं, इसलिए कोण ABC जो भुजा AC के सम्मुख कोण है, और कोण ACB जो भुजा AB का सम्मुख कोण है, ये दोनों सर्वांगसम लिखा मैंने। अब हमारा चौथा स्टेटमेंट बच्चों, ध्यान से देखेंगे आप लोग। अब मैं लिखता हूं यहाँ पे कि AC सर्वांगसम है, ओके, भुजा AC सर्वांगसम है भुजा BC के, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं भुजा AC सर्वांगसम है भुजा BC के। इसका भी रीजन यही, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं, ठीक है बच्चों। अब पांचवा स्टेटमेंट बच्चों देखिए, यहाँ पे मैंने ये क्या लिखा कि भुजा AC सर्वांगसम है भुजा BC के, तो ये दोनों भुजा भी सर्वांगसम है, इसलिए इनके सामने के कोण भी क्या होंगे, वो भी सर्वांगसम होंगे। अब जैसे भुजा BC का सम्मुख कोण A है और AC का सम्मुख कोण B है, ओके, तो यहाँ पे कोण ABC देखिए सर्वांगसम है कोण, ओके। मैंने क्या बोला, AC और BC लिया, तो AC का सम्मुख कोण है B, ओके, और BC का सम्मुख कोण है A, तो यहाँ पे कोण आएगा BAC, ठीक है। और इसका भी रीजन वही, देखिए सब रिपीट हो रहा है, सर्वांगसम, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, ठीक है बच्चों। देखिए सब रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे पांचवें स्टेटमेंट तक हमने क्या किया कि कोण ABC सर्वांगसम कर दिया कोण BAC के, ठीक है। एकदम सिंपल, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये दिया गया है, और समबाहु त्रिभुज में भुजा AB सर्वांगसम है AC के, समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। अब जब ये दो भुजाएं सर्वांगसम हो गई तो उनके सामने के कोण जो है वो भी सर्वांगसम हो गए, वो भी लिखा मैंने। उसके बाद में मैंने लिया बच्चों भुजा AC और भुजा BC, ये दोनों को सर्वांगसम लिया, क्योंकि तीनों भुजाएं तो सर्वांगसम ही है, तो ये भी लिखा समबाहु त्रिभुज की भुजाएं। तो जब ये दोनों भुजाओं को सर्वांगसम लिखा तो इनके सामने के कोण भी सर्वांगसम हो गए। अब हम लोग छठा स्टेटमेंट देखेंगे बच्चों। छठा स्टेटमेंट हमारा निर्भर होगा किसके ऊपर, तीसरे और पांचवें स्टेटमेंट पे। देखिए तीसरा स्टेटमेंट में लेफ्ट साइड में कोण ABC है और पांचवें स्टेटमेंट में भी कोण ABC है, ओके। मतलब तीसरा और पांचवें को अगर हम दोनों को म्यूचुअल करेंगे तो क्या देखेंगे कि दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, दोनों का बायां पक्ष बराबर है। तो जब दो समीकरणों का बायां पक्ष बराबर हो, लेफ्ट साइड बराबर हो, तो उनका राइट साइड भी बराबर हो जाता है, ओके। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे कि लिखेंगे कि कोण ACB सर्वांगसम हो गया कोण BAC के,
ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण, ओके, 3 तथा 5 थे। समीकरण 3 और 5 से, 3 का देखिए और 5 का देखिए, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, बायां पक्ष समान है, इसलिए दाहिना पक्ष भी क्या हो गया, समान हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको क्या मिला बच्चों, यहाँ पे देखिए कि हमें तीनों के तीनों कोण हमें बराबर मिल रहे हैं। 7वां स्टेटमेंट में हमें सभी कोण बराबर मिल रहे हैं, जैसे कोण एबीसी एसीबी के भी बराबर है और कोण एबीसी बीएसी के भी बराबर है। अर्थात ये जो तीनों कोण होंगे 7वें स्टेटमेंट की, कोण एबीसी ये सर्वांगसम हो गया किसके, कोण एसीबी के, और एसीबी सर्वांगसम हो गया ओके कोण बीएसी के। ठीक है, ये समीकरण 3, 5 तथा 6 से तो हमें क्या मिल गया कि तीनों कोण हमें सर्वांगसम मिल गए। ठीक है बच्चों, हमें इस त्रिभुज, ये समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं सर्वांगसम थी, इसलिए इसके तीनों कोण भी हमें सर्वांगसम प्राप्त हो गए। अब हमें सिद्ध क्या करना है कि ये तीनों कोण जो होने चाहिए वो न्यून कोण होने चाहिए, मतलब 90 अंश से कम। तो जब तीनों कोण बराबर है बच्चों, तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे 8वां स्टेटमेंट ऐसा करते हैं कि इन तीनों के मान को अगर हम लोग x मान लेते हैं, ओके, तीनों के मान को ऐसे हम लोग x मान लेते हैं कि मान लेते हैं इन तीनों कोण के माप x हैं, क्योंकि तीनों कोण एक दूसरे के सर्वांगसम है, बराबर है। तो कोण ABC बराबर हो गया कोण ACB के, और ये बराबर है कोण BAC के, और तीनों हमने x माना। हाँ, यहाँ पे हमने माना है। फिर 9वें स्टेटमेंट में हमने क्या देखना है बच्चों, हम जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज होता है और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण ABC, तीनों कोणों को हम जोड़ दे रहे हैं, कोण ACB प्लस कोण BAC बराबर हमने लिखा 180 अंश। और कारण क्या लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः ओके, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों के मापों का योगफल। ठीक है बच्चों, अब 10वां स्टेटमेंट में क्या आएगा बच्चों, इन तीनों का मान रख देते हैं, क्योंकि तीनों के मान को देखिए हमने x माना था, तो यहाँ पे x लिखा, यहाँ पे भी x लिखा और यहाँ पे भी x लिखा, बराबर 180। अब x 3 बार है और तीनों का चिन्ह समान है, तो जुड़ जाएगा, आप जानते हो, तो हो जाएगा ये 3x बराबर 180। अब 3 यहाँ पे गुणा है बच्चों, वो जब दाहिने तरफ जाएगा तो 12वें स्टेटमेंट में क्या हो जाएगा, x बराबर 180/3, और 3 से आप 180 काटेंगे तो आएगा 60। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे हमें जो x का मान कितना मिल गया, 60। x का मान 60 मतलब हमें तीनों कोणों का माप कितना मिल गया, 60। अर्थात हमें कोण ABC बराबर तो है ही है कोण ACB के, और AB बराबर है कोण BAC के, और तीनों मान अभी हमें मिला 60, और 60 जो होता है वो 90 अंश से कम होता है। तो बच्चों यहाँ हमने ये सिद्ध कर दिया कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज के तीनों कोण तो अंतःकोण सर्वांगसम होने के साथ साथ वो तीनों कोण न्यून कोण भी होते हैं, न्यून कोण अर्थात 90 अंश से कम होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से इस पूरे स्टेटमेंट को देख लीजिए। ओके, आवश्यकता अनुसार यदि आपको आवश्यक है तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ओके, मैं कुछ सेकंड का आपको टाइम देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया हमारा, अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 भी आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, व्हाइट बोर्ड पे, ओके, क्लियरली, तो उसको आप ध्यान से देखेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 आपके टेक्स्ट बुक में भी है बच्चों, मैंने सब टेक्स्ट बुक से ही लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए, त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी की समद्विभाजक भुजा बीसी पर लंब हो, तो सिद्ध करो कि त्रिभुज एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है। अब बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि समद्विबाहु त्रिभुज होता क्या है, और ये भी आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। जैसे समबाहु त्रिभुज बताया गया है कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, और जिस त्रिभुज की सिर्फ 2 भुजाओं की लंबाई समान होती है उसे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ पे फिर से मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ बच्चों कि त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी बच्चों,
उसमें जो कोण ए है मतलब कोण बीएसी, उसका कोई समद्विभाजक है जो भुजा बीसी पर जाकर लंब हो जाता है। इतना दिया है बच्चों। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि जो त्रिभुज है एबीसी वो समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है इसकी दो भुजाओं की लंबाई समान मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी बच्चों हम लोग सबसे पहले चित्र बनाएंगे, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं इस तरह से, और जिसका नाम है एबीसी, तो बनाते हैं इस तरह से। देखिए हमने एक त्रिभुज एबीसी की रचना की, ए बी सी। ओके, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है बच्चों की त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का समद्विभाजक, मतलब इसका एक कोई समद्विभाजक भी है, तो इसका समद्विभाजक भी खींच देते हैं इस तरह से। हमने कोण बीएसी का समद्विभाजक खींचा। समद्विभाजक मतलब ये दोनों कोण समान है। मतलब समद्विभाजक आप जानते हैं कि हमेशा जिस कोण का समद्विभाजक होता है उस कोण को दो समान भागों में बांटता है। ओके, तो ये वाला कोण इसके सर्वांग हो गया, मतलब एडी यहाँ पे समद्विभाजक है, और ये समद्विभाजक जो है वो बीसी पर जाके लंब हो जाता है, मतलब 90 अंश का कोण बना देता है। ठीक है बच्चों, जैसा प्रश्न बोला वैसा मैंने डायग्राम बनाया। क्या लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बीएसी का जो समद्विभाजक है, मतलब जो कोण बीएसी को दो समान भागों में बांट रहा है, ओके, वो समद्विभाजक होता है और वो बीसी पर जाके लंब हो जाता है। ओके, तो ये हमें दिया गया है। ठीक है, और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों कि ये जो त्रिभुज एबीसी है ये समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ है इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं में से दो भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। ठीक है, दो भुजाएं सर्वांगसम होनी चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। ओके, तो यहाँ पे भी हमने चित्र बना लिया, और दत्त अब लिखेंगे। तो दत्त मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे कि त्रिभुज एबीसी में, सब वहां पे लिखा हुआ है, त्रिभुज एबीसी में कोण बी ए सी का समद्विभाजक ओके, जो एडी है यहाँ पे वो लंब है किसके ऊपर, भुजा बीसी पर। ओके, ये दत्त हमें दिया गया है। और सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें साध्य क्या करना है कि जो त्रिभुज एबीसी है ये समद्विबाहु त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु, ओके, त्रिभुज होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज का अर्थ होता है कि इस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई समान होनी चाहिए। तो चित्र बन गया बच्चों, दत्त बन गया, लिख दिया हमने, साध्य लिख दिया। और मैंने आपको पहले भी कहा था कि ऐसे सवालों में ओके ये 4 मार्क के सवाल आते हैं तो आधा मार्क आपको चित्र पे मिलता है, आधा दत्त पे मिलता है, आधा साध्य पे मिलता है। तो सोचिए आपको 4 में से 1.5 मार्क प्रश्न में से ही मिल जाते हैं। ओके, 1.5 मार्क अर्थात वो 2 मार्क में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, और बाकी के जो 2 मार्क होते हैं वो उपपत्ति पे मिलते हैं। अब हम लोग उपपत्ति शुरू करते हैं जो मुख्य पार्ट है इसका। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग उपपत्ति में शुरू करेंगे यहाँ पे। तो देखिए बच्चों, हमें इस त्रिभुज के दो भुजाओं को सर्वांगसम करना है। ठीक है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को सर्वांगसम करना है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों कि हमें यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक त्रिभुज एडीबी है और एक त्रिभुज एडीसी है। ध्यान से देखिए, त्रिभुज एडीबी है और एक त्रिभुज एडीसी है। अगर बच्चों हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम कर देते हैं, सर्वांगसमता की कसौटी पूरी करके, तो हमें ये भुजा इसके सर्वांगसम मिल जाएगी। हमें भुजा ए बी सर्वांगसम एसी के हम कर सकते हैं अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो चलो हम लोग पहले इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करते हैं। ओके, तो हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए, ओके, या आप पहले दत्त से ही शुरू कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट है दत्त से, आप शुरू करें तो क्या दत्त है कि रेख, सॉरी यहाँ पे ये एडी है किरण, तो किरण एडी, ठीक है, कोण बीएसी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, और ये कारण लिख देंगे कि दत्त, ये तो दिया गया है। ठीक है, ये जो किरण एडी है वो कोण बीएसी का समद्विभाजक है।
समद्विभाजक मतलब ये वाला कोण जिसे हम लोग कहेंगे DAB सर्वांगसम होना चाहिए DAC के, ये सर्वांगसम है, ठीक है। अब हम लोग बच्चों चलते हैं, मैंने क्या कहा कि हम ये दो त्रिभुजों को लेंगे और इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांगसम करेंगे, सर्वांगसमता की कसौटी को पूरी करके। तो देखिए हम दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ADB, ओके, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ओके। हम इन दोनों त्रिभुजों में घुस रहे हैं बच्चों। इन दोनों त्रिभुजों में घुसकर हम लोग क्या करेंगे, तीन सर्वांगसमता की कसौटी को पूरी करेंगे। तो आप लोग को सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, देखिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC, ओके। तो तीसरा स्टेटमेंट देखिए हम लोग लिखने जा रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले आप देखेंगे बच्चों की, देखो त्रिभुज ADB में ये वाला कोण सर्वांगसम है त्रिभुज ADC में इस कोण के, ओके। क्यों? क्योंकि AD क्या है, कोण BAC को दो समान भागों में बांट रहा है। AD कोण BAC का समद्विभाजक है, आप ऐसे कह सकते हो। तो यहाँ पे कोण, ओके, DAB सर्वांगसम मिल गया कोण DAC के, ओके। इसका कारण क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे कि किरण AD, ओके, कोण BAC का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ओके। मतलब वो ये जो कोण किरण AD है वो कोण BAC को दो बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इसलिए ये बराबर वाला हिस्सा बराबर हो गया इसके। एक चीज हो गया बच्चों। उसके बाद आप क्या देखेंगे बच्चों यहाँ पे कि ये देखिए कोण त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में आप देख रहे हैं कि देखिए ये जो भुजा AD है ये कॉमन है। त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में भुजा AD सामान्य भुजा है, तो भुजा AD सर्वांगसम होगा बच्चों भुजा AD के। कारण क्या लिखेंगे, सामान्य भुजा, ओके। अब दो देखिए दो शर्तें पूरी हो गई और चौथी शर्त जो तीसरी शर्त होगी हमारे पांचवें स्टेटमेंट में होगी क्या बच्चों कि देखिए कोण त्रिभुज ADB में और त्रिभुज ADC में कोण D देखिए दोनों में है और दोनों 90 अंश के हैं। जब इस तरफ 90 है तो उस तरफ भी 90 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण ADB सर्वांगसम होगा कोण ADC के। और ये क्यों सर्वांगसम, क्योंकि दोनों कोण 90 अंश है। तो देखिए बच्चों हमने इन दोनों त्रिभुजों को देखिए तीनों कसौटी कंप्लीट कर दी। तो छठे स्टेटमेंट में क्या हो गया, हमारा ये दोनों त्रिभुज जो है ADB सर्वांगसम हो जाता है, ओके, सर्वांगसम हो जाता है त्रिभुज ADC के, ओके। ADC के सर्वांगसम हो गया, ओके। कारण क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे, देखिए कोण है, भुजा है, कोण है, ओके। मतलब को भू को कसौटी से, को भू को कसौटी से, मतलब दोनों त्रिभुज को भू को कसौटी से सर्वांगसम हो गया। ठीक है बच्चों, कितना सिंपल। अब हम जानते हैं कि हर त्रिभुज, कोई भी दो त्रिभुज हो उन्हें हमें सर्वांगसम करना है, ओके। तो उसके तीन संगत घटकों को लेके हमें उसको सर्वांगसम करना पड़ता है और वो जब दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उसके जो अन्य तीन संगत घटक हैं वो अपने आप सर्वांगसम हो जाते हैं। तो सातवां स्टेटमेंट बच्चों, त्रिभुज ADB और त्रिभुज ADC में भुजा AB सर्वांगसम हो जाएगा भुजा AC के। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बच्चों की भुजा AB सर्वांगसम हो गया, ओके, भुजा AC के। कारण क्या लिखेंगे बच्चों, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भुजाएं, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो भी सर्वांगसम हो गए। तो आप यहाँ पे आठवें स्टेटमेंट में क्या देखेंगे बच्चों कि त्रिभुज ABC में हमें देखिए दो भुजाओं की लंबाई समान मिल गई। तो हमने यहाँ पे क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में हमने क्या देखा कि भुजा AB सर्वांगसम मिल गया भुजा AC के, ठीक है। इसलिए क्या हो गया बच्चों नौवें स्टेटमेंट में, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज है, ओके। ये हमने सिद्ध कर दिया। ठीक है बच्चों, बहुत ही सिंपल है,
वेरी वेरी इजी। इसको भी आप स्टेटमेंट को ध्यान से देख लीजिए। ओके, यदि आपको आवश्यकता है तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बच्चों इसके सातवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 7 की तरफ। ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, प्रश्न नंबर 7। अब प्रश्न नंबर 7 क्या है वो भी हम लोग देखते हैं बच्चों। तो प्रश्न नंबर 7 को यदि आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आप उसको ध्यान से देख रहे होंगे। ओके, तो आप प्रश्न आपके पास में है, आप प्रश्न को एक बार पढ़ लीजिए ध्यान से। आपने ये स्क्रीनशॉट ले लिया है या आपको ये यूट्यूब में ये एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है, ये आप बाद में भी देख सकते हो इसको। ओके, तो चलो हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो पेज नंबर 44 पे है। ओके, तो हम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम ऑलरेडी यहाँ पे देखिए 7वें क्वेश्चन में डायग्राम ऑलरेडी बनाया है, तो मैं फिर भी आपको बना के दिखा रहा हूं मैं, जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आए सब कुछ। ये मैं चित्र आपके सामने बना रहा हूं मैं। ये देखिए चित्र इस तरह से है और इस त्रिभुज, यहाँ पे एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका नाम है, मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे। ओके, पी क्यू आर एस ऐसे नाम दिया हुआ है इसका, और इसमें हमें ये दोनों भुजाओं की लंबाई समान दिखाई गई है। ठीक है बच्चों, तो ये जो त्रिभुज पी क्यू एस दिखाई दे रहा है और त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए भुजा पी क्यू का मान समान है पी आर के। अच्छा, प्रश्न क्या बोल रहा है बच्चों कि इस त्रिभुज में पी आर जो है वो सर्वांगसम है पी क्यू के, तो हमें ये सिद्ध करना है बच्चों कि ये जो पी एस है, ये जो भुजा या रेख पी एस है, वो रेख पी क्यू से बड़ा होना चाहिए। पीएस जो है वो पीक्यू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। फिर से आप देख लीजिए बच्चों, यहाँ पे जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है त्रिभुज पीक्यू आर। ओके, तो इस त्रिभुज पीक्यू आर में भुजा पीक्यू सर्वांगसम दिया है भुजा पी आर के। ठीक है, ये हमें इतना दिया हुआ है और हमें सिद्ध क्या करना है बच्चों कि ये जो रेख पीक्यू है, ओके, ये पीएस से छोटा होना चाहिए, या पीएस जो है रेख पीएस है जो पीक्यू से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, आपको ये भी बताया गया है बच्चों स्टार्टिंग में ही इस लेसन में कि अगर जिन त्रिभुजों में जैसे जो कोण होता है, ओके, अगर कोण बड़े होते हैं तो उन कोणों के जो सम्मुख भुजाएं होते हैं वो भी बड़े होते हैं। ओके, दो कोणों में अगर जो एक कोण बड़ा दिया है और एक कोण छोटा दिया है, तो बड़े कोण के सामने की जो भुजा होती है वो बड़ी होती है और छोटे कोण की जो सामने की भुजा होती है वो छोटी होती है। अर्थात हमें त्रिभुज पी क्यू एस में हमें पी एस बड़ा दिखाना है पी क्यू के। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये जो कोण है कोण क्यू को हमें कोण यस से बड़ा सिद्ध करके लाना है। ठीक है, तो ये भी बहुत ही सिंपल है बच्चों। यहाँ पे भी हमें दत्त क्या दिया है, हमने चित्र बना दिया। हमें दिया क्या गया है, सबसे पहले वो हम लोग शुरू करेंगे। तो हमें दिया क्या गया है कि रेख पी क्यू, ओके, सर्वांगसम दिया है या बराबर दिया है रेख पी आर के, ये हमें दत्त दिया गया है। और हमें सिद्ध क्या करना है वो देखेंगे बच्चों। सिद्ध क्या करना है हमें कि रेख जो पी एस है ये बड़ा होना चाहिए रेख, ओके, सॉरी, रेख पी क्यू से। ये जो रेख पी एस है ये बड़ा होना चाहिए रेख पी क्यू से। ठीक है बच्चों, तो हमें सिद्ध तो ये करना है कि ये पी एस बड़ा होना चाहिए पी क्यू के। ठीक है, ये सिद्ध करने से पहले बच्चों हमें ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ये जो कोण Q है ये बड़ा होना चाहिए कोण S से, क्योंकि Q की जो त्रिभुज PQS में कोण Q अगर बड़ा होगा कोण S से, तो देखिए कोण Q के सम्मुख भुजा आती है PS, ये बड़ी हो जाएगी अल्टीमेटली, ओके, इस कोण के सम्मुख भुजा PQ से। तो अर्थात हमें त्रिभुज PQS में हमें कोण Q बड़ा सिद्ध करना है कोण S से। देखिए ये हमारा लॉजिक है, ये इसको हम लोग ध्यान से समझ के आगे बढ़ते हैं।
तो दत्त हो गया, साध्य हो गया और ये चित्र हो गया। अभी हम लोग करेंगे उपपत्ति। ओके, जो हमारा उपपत्ति का मुख्य पार्ट है। तो आप जानते हैं कि उपपत्ति हमेशा दत्त से शुरू होती है बच्चों। तो दत्त में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, देखिए कि यहाँ पे आप दत्त में त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिए ध्यान से, त्रिभुज पी क्यू आर में हमें क्या लिखा है कि रेख पी क्यू, ओके, बराबर दिया है किसके, रेख पी आर के। और एक कारण लिख देंगे दत्त, ये तो हमें दिया गया है। ध्यान से देखिए, चिन्हांकित भी किया गया है चित्र में कि त्रिभुज पी क्यू आर में रेख पी क्यू सर्वांगसम है रेख पी आर के। ओके, दत्त हो गया बच्चों ये। अब दूसरा स्टेटमेंट क्या है ये देखिए। अब अभी हमने पिछले ही हमने प्रश्न में क्या पढ़ा कि जिस त्रिभुज के दो कोण सर्वांगसम होते हैं उनके सम्मुख भुजाएं भी सर्वांगसम हो जाएंगी। और ठीक उसका उल्टा भी हमने पढ़ा है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं सर्वांगसम होती हैं तो उनके सम्मुख कोण भी सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि भुजा पी क्यू, मतलब रेख पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर में ये जो भुजा पी क्यू है ये बराबर है भुजा पी आर के। तो इन दोनों के जो सम्मुख कोण है क्यू और आर ये भी सर्वांगसम हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे कि कोण पी क्यू आर, ये वाला कोण सर्वांगसम हो जाएगा इस कोण के। तो कोण पी क्यू आर बराबर हो गया कोण पी आर क्यू के। ओके, कारण क्या लिखेंगे, सर्वांगसम। ओके, सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण, ये लिखेंगे सर्वांगसम भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है बच्चों, ये कोण बराबर हो गया है इस कोण के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तीसरे स्टेटमेंट की तरफ। अच्छा, तीसरा स्टेटमेंट क्या है बच्चों, देखिए आपने त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के प्रमेय के बारे में भी इसी चैप्टर में आपने पहले पढ़ा था कि अगर हम लोग देखिए त्रिभुज पी आर एस लेते हैं तो त्रिभुज पी आर एस में कोण जो पी आर क्यू है वो इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, देखिए बाहर का कोण है। त्रिभुज पी आर एस में जो कोण पी आर क्यू है ये क्या है, बाहर का कोण है, इसलिए इसको हम लोग बहिष्ठ कोण कहेंगे। और जो बहिष्ठ कोण होता है वो अपने अंतः कोणों से बड़ा होता है। ओके, समझ में आया आपने, ये बहिष्ठ कोण का प्रमेय था। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं कि कोण पी आर क्यू, ओके बच्चों, कोण पी आर क्यू ये बड़ा होगा कोण पी एस आर के। त्रिभुज पी आर एस में मैंने क्या कहा कि जो कोण पी आर क्यू है तो वो इस त्रिभुज का बहिष्ठ कोण है, बाहर का कोण है। और आपने बहिष्ठ कोण के, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के प्रमेय में पढ़ा है कि बहिष्ठ कोण अपने अंदर के कोणों से बड़ा होता है। तो कोण पी आर क्यू, ओके, इस त्रिभुज का जो अंतः कोण है यस, इसका नाम मैंने लिखा है पी एस आर से क्या है, बड़ा है। तो कारण लिखेंगे यहाँ पे बहिष्ठ कोण, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के प्रमेय से, त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के प्रमेय से। ओके, तो त्रिभुज के बहिष्ठ कोण के प्रमेय के अनुसार ये वाला कोण कोण एस से बड़ा हो गया। अब चौथा स्टेटमेंट देखिए बच्चों, चौथा स्टेटमेंट देखिए हमारा जो चौथे स्टेटमेंट में हम लोग लिखेंगे क्या, ये दूसरे और तीसरों को हम लोग देखेंगे बच्चों। तो देखिए कोण पी आर क्यू जो है, कोण पी आर क्यू वो कोण पी एस आर से बड़ा है। और दूसरे स्टेटमेंट हमने क्या लिखा है कि देखिए पी क्यू आर है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। कोण पी क्यू आर कोण पी आर क्यू के बराबर है और यहाँ पे कोण पी आर क्यू पी एस आर से बड़ा है। फिर से देखिए ये दोनों कोण सर्वांगसम है, बराबर है। ओके, और कोण पी आर क्यू बड़ा है पी एस आर के, अर्थात ये दोनों कोण बराबर होने के नाते हम इसकी जगह पे कोण पी क्यू आर लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं कि यहाँ पे कोण पी क्यू आर बड़ा होगा कोण पी एस आर से। ओके, यहाँ हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 तथा 3 से। ठीक है, कोण पी आर क्यू बड़ा है बच्चों पी एस आर से, और पी आर क्यू क्या है, किसके बराबर है, कोण पी क्यू आर के। तो पी आर क्यू की जगह पे हम पी क्यू आर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों कोण सर्वांगसम है, समान है। ओके, तो अब हम लोग पांचवें स्टेटमेंट में क्या देख रहे हैं बच्चों कि त्रिभुज पी क्यू एस, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस में हमने क्या देखा, त्रिभुज पी क्यू एस में कि ये जो कोण पी क्यू आर है, पी क्यू आर
तो देखिए क्यू आर एस एक ही रेखा पर है, तो हम कोण पी क्यू आर को कोण पी क्यू एस लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि कोण पी क्यू एस बड़ा मिल गया किस कोण के, पी एस आर, कोण पी एस आर। तो यस आर क्यू ये भी एक ही सीधी रेखा पर है, तो हम कोण पी एस आर को कोण पी एस क्यू भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए कोण पी एस क्यू। तो हमें क्या मिल गया बच्चों, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस में हमें क्या मिला कि कोण पी क्यू एस बड़ा मिल गया कोण पी एस क्यू के। ठीक है बच्चों, तो छठा स्टेटमेंट क्या होगा कि बड़े, मैंने कहा ना कि बड़े कोण की जो सामने की भुजा होगी वो बड़ी होगी और छोटे कोण के सामने की भुजा जो होगी वो छोटी होगी। तो कोण पी क्यू एस, कोण पी क्यू एस, त्रिभुज पी क्यू एस में, हाँ, तो कोण पी क्यू एस का सम्मुख भुजा है पी एस। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि रेख पी एस और ये जो चिन्ह है वो, और कोण पी एस क्यू के सामने की भुजा क्या है या रेख क्या है, पी एस क्यू। पी एस क्यू का सम्मुख भुजा है पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू एस में, हाँ, तो यहाँ पे लिखेंगे रेख पी क्यू। तो देखिए हमें यहाँ पे छठे स्टेटमेंट में हमें जो चाहिए था कि पी एस बड़ा होना चाहिए रेख पी क्यू के, ये भी हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि जब दो कोण, जिस त्रिभुज के दो कोणों में से जो कोण बड़े होते हैं और जो कोण छोटा होता है, तो बड़े कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो बड़ी होती है और छोटे कोण की जो सम्मुख भुजा होती है वो छोटी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपका 7वां सवाल भी अच्छी तरह से हो गया है और आप, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि आवश्यक है तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में हम लोग इस प्रश्न संग्रह के आखिरी सवाल प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ठीक है, तो चलो प्रश्न नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सेम पेज नंबर, ज्योमेट्री के टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 44 पर ही है। ओके, आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो आपको उसको रीड करना चाहिए, क्योंकि प्रश्न आप जितनी बार पढ़ेंगे, अगर प्रश्न आपको समझ में आएगा तो आप उसका सॉल्यूशन भी समझ पाएंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 8 में बच्चों, 8 में भी आपको देखेंगे तो चित्र बनाया हुआ है, तो मैं भी वो चित्र आपके सामने बना देता हूं मैं। ओके, चित्र ऑलरेडी बनाया है तो मैं भी बना देता हूं और बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। इस तरह से बनाया गया है। देखिए, अब इसको, इसका मैं नामकरण भी कर देता हूं मैं। इस त्रिभुज का नाम है ए बी सी। ओके, यहाँ पे ई है, यहाँ पे डी है, यहाँ 90 अंश का चिन्ह दिखाया गया है, यहाँ पे भी 90 अंश का चिन्ह। अब देखिए प्रश्न में दिया क्या गया है, बहुत ही सिंपल है बच्चों। ये त्रिभुज एबीसी है, इसके दो शीर्ष लंब दिए गए हैं। देखिए बी शीर्ष लंब, हमेशा देखिए बी एसी पर लंब है और एडी क्या है, बीसी पर लंब है। ये हमें दिया गया है। ओके, और हमें एक चीज दिया गया है बच्चों कि एई, रेख एई बराबर है रेख बीडी के। एई देखिए, ये एई बराबर है किसके, बीडी के। ये हमें दिया गया है। तो हमें सिंपल सा सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध क्या करना है कि रेख एडी बराबर होना चाहिए रेख बी। ये हमें सिद्ध करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों। त्रिभुज एबीसी में दो, यहाँ पे देखिए दो शीर्ष लंब दिए गए हैं, एक एडी है और एक दूसरा बीई है, ये दिया गया है। उसके बाद में रेख एई सर्वांशम दिया गया है बीडी के, और हमें सिद्ध क्या करना है कि रेख एडी बराबर होना चाहिए रेख बीई के। ओके, ये हमें सिद्ध करना है। तो सिंपल सी बात है, ये चित्र बना दिया। अभी हम लोग यहाँ पे दत्त से शुरू करते हैं। ओके, दत्त में हमें जो जो लिखा है वो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। ओके, तो बीई और रेख एडी क्या है, ये शीर्ष लंब है। ओके, मैं वो नहीं लिख रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिएगा। या चलो ठीक है। उसके बाद में जो ये है रेख एई सर्वांशम दिया है किसके, रेख बीडी के। ये दत्त है। हाँ, दत्त एक चीज और है बच्चों, ये जो एडी और बी ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, दत्त के बाद में हम लोग लिखेंगे साध्य, और साध्य में हमें क्या लिखना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि रेख एडी, ओके, रेख एडी सर्वांशम होना चाहिए।
ओके, रेख बीई के, ये हमें सिद्ध करना है। तो चित्र यहाँ पे है बच्चों, बहुत ही सिंपल चित्र, ये दत्त और ये साध्य। अब हम लोग लिखेंगे उपपत्ति। ओके, तो बहुत ही सिंपल बच्चों, यहाँ पे देखेंगे आप कि हमें सिद्ध क्या करना है कि एडी और बीई ये दोनों रेखाखंड सर्वांगसम होना चाहिए। तो आप देखेंगे बच्चों की एडी और जो बीई है, एडी देखिए त्रिभुज एडीबी की भुजा है और जो बीई है वो त्रिभुज बीईए की भुजा है। तो अगर हम त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीईए को सर्वांगसम कर देते हैं बच्चों, तो हमें जो चाहिए वो प्राप्त हो जाएगा, मतलब एडी सर्वांगसम हो जाएगा बीई के। ओके, तो चलो सर्वप्रथम हम लोग इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांगसम करते हैं। तो चलो इसके अंदर देखते हैं कि त्रिभुज, हम ये दोनों त्रिभुज लेते हैं, बहुत ही सिंपल है, त्रिभुज एडीबी। ओके, त्रिभुज एडीबी ले रहे हैं और त्रिभुज बीईए में। ओके बच्चों, हम इस त्रिभुज में घुस रहे हैं और इस त्रिभुज में घुसकर हमें इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करना है। ओके, बट कैसे, देखिए बहुत ही सिंपल, त्रिभुज एडीबी और त्रिभुज बीईडी। ओके, तो आप हमेशा दत्त से शुरू कर सकते हो यहाँ पे कि रेख एई, रेख एई सर्वांगसम है बच्चों किसके, यहाँ पे रेख बीडी के, और ये आपको दिया गया है, ये ऑलरेडी दिया है, देखो त्रिभुज एडीबी। ओके, त्रिभुज एडीबी में, ओके देखिए, और त्रिभुज बीईडी में देखिए, तो त्रिभुज एडीबी में बीडी, यहाँ मैं पहले बीडी लिख देता हूँ, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो इसके लिए, यहाँ पे बीडी और यहाँ पे ए। ठीक है, तो एक एक भुजा हमें दी गई है। दूसरा देखिए, त्रिभुज एडीबी में कोण डी देखेंगे बच्चों, ये 90 अंश है, और त्रिभुज बीईए में कोण ई 90 अंश है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे कोण एडीबी सर्वांगसम होगा कोण बीईए के, और दोनों 90 डिग्री है। ओके, क्योंकि ये दोनों क्या है, शीर्ष लंब है, तो ये 90 अंश है। और तीसरा आप क्या देखोगे बच्चों, त्रिभुज ए डीबी में इस जो 90 अंश के सामने की जो भुजा होती है उसको कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो ये 90 अंश के सामने की भुजा इस त्रिभुज एडीबी का जो कर्ण है वो ए बी है, और त्रिभुज बीईए देखेंगे, त्रिभुज बीईए में ई 90 अंश है और इसके सामने की भुजा भी ए बी ही है, मतलब दोनों त्रिभुजों का कर्ण जो है वो सेम है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कर्ण ए बी सर्वांगसम है, ओके, कर्ण ए बी के, समझ में आया। और कारण क्या लिखेंगे, सामान्य भुजा, सामान्य भुजा। अब देखिए आपका तीनों कसौटी कंप्लीट हो गई, तो आप यहाँ पे हम लोग लिखेंगे त्रिभुज एडीबी सर्वांगसम हो गया बच्चों त्रिभुज बीईए के, और जब कर्ण आ जाता है तो हम लोग लिखते हैं कर्ण भुजा कसौटी, कर्ण भुजा कसौटी। तो कर्ण भुजा कसौटी से देखिए बच्चों दोनों त्रिभुज हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया। अब बच्चों ये दोनों त्रिभुज जब सर्वांगसम हो गया तो इसके बाकी जो संगत भुजाएं हैं या संगत कोण है वो अपने आप सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए रेख एडी, ओके, सर्वांगसम हो गया बच्चों रेख बीई के, कारण सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं, और जो हमें चाहिए था वो हमारा सिद्ध हो गया। मैंने बच्चों एडी और बी को सिद्ध करने के लिए मैंने ये दो सिंपल से दो त्रिभुज लिए, एक त्रिभुज एडीबी और दूसरा त्रिभुज बीईए। ठीक है, इसको दोनों को मैंने सर्वांगसम किया, कैसे, सबसे पहले मैंने लिया बीडी सर्वांगसम है एई के, ठीक है, उसके बाद में कोण एडीबी बराबर है कोण बीईए के 90 अंश है, उसके बाद दोनों का जो कर्ण है दोनों त्रिभुजों का वो सामान्य है, तो दोनों कर्ण भी समान हो गए, सामान्य भुजा लिख दिया, इसलिए दोनों त्रिभुज कर्ण भुजा प्रमेय से सर्वांगसम हो गए। ओके, तो जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो उनकी जो संगत भुजा है एडी और बीई ये भी सर्वांगसम हो गया, कारण ओके सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाओं के आधार पर। तो इस तरह से बच्चों हमारा 8वां सवाल भी कंप्लीट हो गया, इसका भी आप यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ओके, आपने सारे चारे के चारों सवालों के सॉल्यूशन को देखा बच्चों, सब हमें सिद्ध करना था। ओके, और बहुत ही इंपॉर्टेंट इजी सिंपल क्वेश्चन थे। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप लोगों में से किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आई एम रेडी फॉर क्वेश्चन आंसर।
ओके बच्चों, यदि किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हेलो सर। पूछिए। हाँ बोलो। सर गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। सर दूसरा वाला बताइए ना। क्या दूसरा बेटा? दूसरा कौन सा? दूसरा वाला सवाल जो क्वेश्चन पहले वाले के नीचे है। मतलब क्वेश्चन नंबर क्या है टेक्स्ट बुक में आपके? मैंने 5वां 6ठा 7वां 8वां बताया। हाँ सर भूल गई मैं, दूसरा खोल ली थी ना। हाँ तो आपको पूरा अगर सॉल्यूशन चाहिए बच्चों तो इस वीडियो को, जो भी वीडियो बनाया जा रहा है ये आप तक पहुंचा जाएगा, इसको आप दोबारा देखिए। कोई छोटा मोटा डाउट है, कोई क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आप पूछिए, क्योंकि पूरे सॉल्यूशन को फिर से बता पाना संभव नहीं है क्योंकि टाइम कम है अपने पास में। ठीक है। ठीक है बेटा? हाँ तो आप पूरे सॉल्यूशन को फिर से देखिए, नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हो। ओके, और हाँ। किसी को कोई डाउट? और किसी को कोई डाउट है तो पूछिए प्लीज। सर 6 नंबर बताइए। हाँ हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 क्या प्रॉब्लम है बच्चों बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 इधर आपके सामने देखिए, सारा सॉल्यूशन है। बोलिए इसमें कौन? हाँ तो कसौटी कैसे आया वो बताइए। क्या बोल रहे हैं? टीचर सर है ना वो 90 अंक है ना, तो इसमें कर्ण भुजा कसौटी आएगा तो कोबू को कसौटी कैसे आया। हाँ बेटा देखिए, कर्ण भुजा कसौटी क्यों नहीं आया आपका ये कहना है बच्चों। तो कर्ण भुजा कसौटी तब आता है बच्चों कि जब दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए ओके वो तीनों घटकों में से कर्ण भी आ जाए तब। यहाँ तो कर्ण ही तो अपने को सर्वांगसम करना था। यहाँ पे देखिए ए बी और ए सी इन दोनों को तो हमें सर्वांगसम करना था, मतलब ये दोनों कर्ण को तो हमें सर्वांगसम करना था। ओके, तो जब हमने इन दोनों त्रिभुज लिए तो इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए जो 3 शर्तें हमने पूरी की, इन तीनों शर्तों में कर्ण नहीं आ रहा था। ओके, इसलिए कर्ण भुजा कसौटी से नहीं होगा। और यहाँ पे जो आपने अभी 8वें सवाल में देखा कि इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांगसम करने के लिए देखिए कर्ण भी आ रहा था। कर्ण को सर्वांगसम करना पड़ा कर्ण के, क्योंकि दोनों सामान्य भुजा है। तो कर्ण आया, इसलिए यहाँ पे कर्ण भुजा कसौटी लगी। समझी क्या? हाँ सर। ओके, और किसी को प्रश्न है? कोई बच्चों कोई डाउट है? सर हाँ बोलो। सर क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए ना, उपपत्ति। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की पूरी उपपत्ति क्या लिखा है? सिंपल सा बात है बच्चों कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब वो त्रिभुज जिस त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। और हमें सिद्ध क्या करना है कि उसके जो तीनों अंतःकोण है वो क्या होने चाहिए? न्यून कोण होने चाहिए। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है? 90 अंश से कम। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या सिद्ध किया कि जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई समान थी तो उसके तीनों कोणों को भी मैंने सर्वांगसम कर दिया। ठीक है, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जब हम जोड़ते हैं तो वो 180 अंश होता है। तो यहाँ पे हमने तीनों कोण सर्वांगसम करके उनको जोड़कर हमने क्या देखा कि प्रत्येक कोण का माप 60 अंश मिला। तो 60 अंश 90 अंश से कम मिला ना, अर्थात उस त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण क्या होंगे? न्यून कोण के हो गए। समझा? यस सर, थैंक यू सर। और प्लीज आप लोग को जो कुछ भी सवाल सिखाया जाता है बच्चों, पहली बात तो आपका 100% कंसंट्रेशन होना चाहिए बोर्ड की तरफ और जो भी हम लोग बोलते हैं उसकी तरफ। और उसके बाद आप लोग को ये बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि सर ये बच्चों ये मैथ्स है। मैथ्स बहुत ही सिंपल चैप्टर मतलब सब्जेक्ट होता है, लेकिन यदि आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आप बहुत ही वो सिंपलेस्ट फॉर्म में वो कन्वर्ट होता जाएगा। और जितना ही आप दूर जाएंगे उतना ही वो दूर चला जाएगा। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस करिए। ओके, सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।